जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर, जहां पर आज के टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पेसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इस पेसा एक्ट के बारे में जानना। तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को आप सभी जानते हैं जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम था, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मौजूदगी में एक आयोजित किया गया था कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस के नाम से, जिसमें जो जनजाति समुदाय के हित में पेसा एक्ट को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल से इसको शुरू किया गया है, जिस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति जी के साथ प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर उपस्थित हैं। तो ये जो पेसा एक्ट है, ये है क्या, इसको मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इसके तहत मध्य प्रदेश में जो स्थानीय संसाधन होते हैं, तो उस स्थानीय संसाधनों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी समिति को अधिकार दिए जाएंगे। अब उनको अधिकार दे दिए गए हैं जिससे वो उस चीजों का इस्तेमाल कर सकें। वो चीज कैसे हो सकती है, जैसे कि जमीन हो गई, खनिज संपदा है, जो लघु जो वनोपज से चीजें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के अधिकार भी अब उनको दे दिए गए हैं। तो इसको डिटेल्स में समझेंगे, पेसा एक्ट होता क्या है इसके बारे में पूरी चीजें जानेंगे। पर आपको कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए कि अब इस पेसा अधिनियम के लागू हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग हैं, उनकी जमीन, उसमें अब अधिकार उनको अब मिल गया है कि उनकी जमीन उनकी होगी, जल पर उनका अधिकार होगा, जंगल पर उनका अधिकार होगा। इसके अलावा जो श्रमिकों के अधिकार का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय जो संस्था है और परंपरा है, उनकी संस्कृति, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ तक आपको जानकारी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये सारे जो अधिकार दिए गए वो क्यों देना जरूरी था और कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जंगल के जो अधिकार होते हैं, फॉरेस्ट की जो जमीन होती है, उसमें कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिस पर अधिकार केवल सरकार का होता है। वहां पर ना जाने की अनुमति होती है और ना ही वहां पर जो पेड़ से, जैसे लकड़ी हो गई या जो फल होते हैं जैसे तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता का सिर्फ उसका संरक्षण संवर्धन करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसका यूज करने का अधिकार केवल सरकार को प्राप्त होता था। लेकिन अब जो जनजाति है वो उसको, तेंदुपत्ते को तोड़ सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो अब उनको ये अधिकार प्राप्त हो गया है पेसा एक्ट को ये लागू हो जाने के बाद। इसी तरीके से कई बार अगर कोई कंपनी है, कोई भी माइंस अगर ओपन होना है, तो वहां की जो जमीन है, उसके जो पेड़ है, उसको काट दिया जाता था जंगल को। तो अब ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब वहां के जो जनजाति रह रहे हैं, अगर उनकी सहमति होगी तो ही होगा, अदरवाइज उनकी सहमति के बिना ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बहुत अच्छा है ये पेसा एक्ट। अब इसके बारे में पूरा इसका जो इतिहास रहा है, इसके पूरे जो कानून से संबंधित सारी चीजें जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेसा अधिनियम के बारे में, जो कि पेसा अधिनियम 1996 का अधिनियम, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पेसा का ये पूरा जो फुल फॉर्म है, पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। जैसे कि आप स्पेलिंग में देख सकते हैं, PESA, जिसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में ये उनके अधिकारों को दिलाने का मतलब, या मैं कहूं जो पंचायती राज में आपने देखा होगा, जो स्थानीय स्वशासन होता है, उसको और ज्यादा मजबूती ऐसे एरिया में जहां पर जनजाति और शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर उनके अधिकारों को देने के लिए और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का ये अधिनियम है, जो कि आप संविधान के भाग 9 में इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 243 से लेकर 243 ZT तक इसके पे के संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके अलावा आपको यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से जो राज्य हैं जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें लागू होती है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज में आते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको ये 10 राज्यों की सूची मिल जाएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना आते हैं। इस राज्यों में ये पेशा अधिनियम लागू किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि
ये पूरे राज्य शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत आते हैं संविधान के आधार पर। लेकिन कुछ राज्यों को अपने जो नियम है उसमें छूट देने के लिए उनको विशेष रूप से उनको अधिकार प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 244 एक के अंतर्गत इन राज्यों को इन सभी से अलग रखा गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि कौन इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 54,903 गांव हैं, 22,816 ग्राम पंचायतें हैं, 313 ब्लॉक हैं और 52 जिले हैं। अब इसके आधार पर हम सारी चीजों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अब इसका क्या मतलब है और ये सारी चीजें का इसके बाद क्या उनके अधिकार मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटी, उनके जहां पर वो रह रहे हैं उनके क्षेत्र की जो जंगल हैं उस पे जमीन उनकी होगी, जल उनका होगा, जंगल श्रमिकों के अधिकार, उनके संस्थाएं, उनकी परंपराएं, संस्कृति, इन सबको सुरक्षित किया जाएगा। इस एक्ट के तहत अब गांव की जमीन और जो वन क्षेत्र के नक्शा होते हैं, जैसे कि खसरा होता है, B1 वाले खसरा, इन सभी को ग्राम सभा को पटवारी और बीट गार्ड हर साल उपलब्ध आप करवाएंगे। लोगों को रिकॉर्ड लेने के लिए बार बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्व अभिलेखों में अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा को उसको सुधार करने के लिए अपनी अनुशंसा भेजने का पूरा अधिकार उनको प्राप्त होगा। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन का भू अर्जन नहीं किया जाएगा। जब तक ग्राम सभा में लोग बैठेंगे, जैसे जो मैंने आपको पंचायती राज के सेशन में पूरा कंप्लीट लेक्चर में बताया था ग्राम सभा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर ग्राम सभा को बहुत ज्यादा और शक्तियां प्रदान की गई हैं। जब तक ग्राम सभा की परमिशन नहीं मिलेगी तो उस गांव की जमीन को किसी भी तरीके से अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गैर जनजाति व्यक्ति अगर जो है वो कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि छल कपट से बहला फुसला कर विवाह करके जनजाति लोगों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करना चाहता है तो वो अब नहीं कर सकेगा। फिर भी कोई जमीन अगर खरीदने की कोशिश करता है तो ग्राम सभा का पूरा हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रहेगा। इसके अलावा ग्राम सभा को कब्जा किए जाने या खरीदारी की बात पता चलती है तो उस भूमि का कब्जा फिर से जनजाति व्यक्ति को दिलवा भी सकेंगे। साथ ही ग्राम सभा को ऐसा करने में कई कठिनाई होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भूमि का कब्जा वापस दिलाने के मामले के लिए जो उपखंड अधिकारी होते हैं वो उस उपखंड अधिकारी को भी भेज सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना खनिजों के जो सर्वे होते हैं, जो मिनरल्स का सर्वे होता है, गवर्नमेंट करवाती है कि किस जमीन के अंदर क्या मिनरल्स हैं। इसके अलावा पट्टा देना, नीलामी की कार्रवाई, ये सब कुछ भी नहीं किया जा सकेगा बिना ग्राम सभा की अनुशंसा पर। इसके अलावा खनिज पट्टों की स्वीकृति में अनुसूचित जनजाति की जो सहकारी सोसाइटी हैं, महिला आवेदक हैं, पुरुष आवेदक, इन सबको भी अपनी अपनी श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह के अधिकार ये पेशा अधिनियम के तहत दिए गए हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा इस पेशा अधिनियम के बारे में। देखिए पेशा अधिनियम को जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2021 में आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे 25 वर्ष पूरे किए जा चुके हैं इस एक्ट को लागू होने के बाद, जैसे कि 1996 से आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दिन से माना गया था कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा था पिछले वर्ष से, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इस अनुसूची में अगर मैं बात करूं इस मतलब पेशा अधिनियम के बारे में, तो 1996 के पंचायतों में संबंधित जो संविधान है, जो भाग 9 के भाग के बारे में मैंने आपको शुरू में जो लेक्चर के में बताया, तो यहाँ पर आपको एक चीज और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, वो ये कि इस क्षेत्र में जो संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जेटी के भाग 9 में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वो ये कि इसमें 5वीं अनुसूची में के प्रावधान जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अलग रखा गया है, अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है, आपको पता है ये चीजें। इसके अलावा 10 राज्य जो हैं तो उनको यहाँ पर ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था, जो कि राज्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दी, सामने आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो ग्राम सभाएं होती हैं, तो अब उनको ये स्वशासन के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पास पूरे पावर रहेंगे, उनके पास शक्तियां रहेंगी, जो कि अपने क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए वो काम कर सकेंगे।
अब यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि भारत की जो जनजाति नीति है इसके बारे में। तो देखिए, भारत की जो अधिकांश जनजाति की जो नीति है वो आपको अनुच्छेद 342 के तहत मिलेगी, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति की आपको अनुच्छेद किसमें मिलेगी? 342 के अंतर्गत सारी आपको जानकारी मिलेगी, जहां पर अभी पूरी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। भाग 10 में, संविधान का जो भाग 10 है, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में अनुच्छेद 244 में ये उनके द्वारा जो प्रशासन है, तो आत्मनिर्णय के अधिकार, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसकी गारंटी देता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? 244, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, 244 के अंतर्गत ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मैं आपको बात बताया, तो इसकी गारंटी देता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी ये उपबंध वहां पर किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो होते हैं, जिनको वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन में रहने वाले समुदायों की भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित वहां पर प्रावधान किए गए थे। तो इस तरीके से ये पेशा अधिनियम जो लागू किया गया है, तो इस वजह से आदिवासी क्षेत्र में जो मरती हुई एक स्वशासन प्रणाली है उसको फिर से जीवंत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। और इस तरह से पारंपरिक जो शासन प्रणाली है उसकी खामियों को दूर करना और इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने का यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, जो कि काफी अच्छा प्रयास है। और मध्य प्रदेश इस तरीके से यहाँ पर 7वां राज्य बन चुका है जिसने ये पेशा एक्ट को लागू किया है। विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये था पेशा एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम्स में भी काफी उपयोगी रहेगी। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी करने के लिए साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोर्सेज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जिसमें कोर्स के डिस्काउंट, ऑफर, प्राइस, सारी चीजें जानकारी आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।